हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो थी क्वेश्चन 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, लेट पी क्यू बी द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी with P closer to A and Q closer to B. Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of the segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A and B. देखो, सबसे पहली बात यहाँ कुछ एक दो टर्म्स आपको यहाँ नई मिलने वाली है, जैसे कि ट्राइसेक्शन। ठीक है, आपको पता है कि आप एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो जो बीच का पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट हो सकता है, और हमने ऊपर के एक दो क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया भी था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, जो पी और क्यू है वो पॉइंट है ए बी के, जो ए बी को तीन पार्ट्स में बांट रहे हैं, जिसमें पी जो है वो ए के पास है और क्यू जो है वो बी के पास है। तो अगर मैं यहाँ पर वो लाइन बनाती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर वो ए बी एक लाइन सेगमेंट बना ली, ये रही। ठीक है, ट्राइसेक्शन मतलब तीन पार्ट्स में बांटना। पी जो है वो ए के पास था और क्यू जो है वो बी के पास था, तो इसलिए पी यहाँ लिखोगे और क्यू यहाँ लिखोगे। आप इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है कि पी ए के क्लोजर है और क्यू बी के क्लोजर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन में गिवन है 4 7 16 और -2। तो इसको मैंने लिख दिया 4 7 और इसको लिख दिया 16 और -2। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन नहीं है, तो हम उसको लेट कर सकते हैं। तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लिया और इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया लेट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए मेरे पास यहाँ पर x1 y1 एंड क्यू को मैंने मान लिया x2 y2। क्लियर। अब वो कह रहा है कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप यूज़ करके आए हो, जो मिड पॉइंट फॉर्मूले की नॉलेज आपने ली है, उसका यहाँ पर यूज़ करके पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो पी है वो ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। ए क्यू, अभी बी को भूल जाओ फिलहाल के लिए, सिर्फ तीन चीज़ें कंसिडर करो अभी आप फर्स्ट केस के लिए, ए पी और क्यू। तो P जो है वो ए क्यू वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ए क्यू का ही मिड पॉइंट है वो, या फिर ए एंड क्यू लिख दो, या लाइन सेगमेंट ए क्यू लिखना ताकि ठीक सा लगे, मतलब क्लियर। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ, तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला किया था वो क्या था, x के लिए था हमारे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y के लिए हमारे पास क्या था y1 प्लस y2 अपॉन में 2। आपको याद होगा हमने ये फॉर्मूला पीछे के क्वेश्चंस में सीखा था। के ऊपर मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, आप भी इसको साइड में एग्जाम टाइम पे ज़रूर लिख के आना। जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज़ करो साइड में मेंशन कर देना। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x2 अपॉन में 2। क्लियर। और अगर y1 के लिए बात करूँ तो y1 इज इक्वल्स टू 7 प्लस y2 अपॉन में 2। जो बीच का होता है वो इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड पे आता है, बाकी दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2 राइट साइड पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये P के लिए निकाला है। सिमिलरली अब अगर मैं Q की बात करूँ, तो Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, PB। PB लाइन सेगमेंट का Q मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया सिमिलरली Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, वो इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास x2 y2, और B के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास कितने 16 और -2। यही था, एक बार आप ऊपर क्रॉस चेक कर सकते हो, यही है। नाउ x2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x1 प्लस का 16 अपॉन में 2, और y2 की वैल्यू कैसे निकलेगी आपके पास y1 माइनस का 2 अपॉन में 2, क्योंकि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव है आपके पास। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, इनकी x1 x2 वगैरह सबकी क्या करनी है, यहाँ पर वैल्यूज़ निकालनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर x2 की वैल्यू मेरे पास ये है, मैं इनको इक्वेशन बना देती हूँ, पहले नाम दे देती हूँ। ये हो गई इक्वेशन 1 मेरे पास, ये हो गया इक्वेशन 2 मेरे पास। नाउ ये हो जाएगी इक्वेशन 3 मेरे पास, ये हो जाएगा इक्वेशन 4।
तो मेरे पास यहाँ x2 की वैल्यू है इक्वेशन 3 में, मैं उसको इक्वेशन 1 में रख देती हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 मेरे पास है क्या, x1 इज इक्वल्स टू 4 प्लस x2 अपॉन में 2, ये है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो 4 प्लस x1 प्लस का 16 अपॉन में 2 का होल 2 आ गया। ठीक है, मैंने इस x2 की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, ये वाली x2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी। क्लियर। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम किए, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8 प्लस x1 प्लस 16 अपॉन में 2, और जो ये नीचे वाला 2 है डिनोमिनेटर वाला, ये ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब भी नीचे से कोई नंबर ऊपर आता है तो ध्यान रखना वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू, नीचे तो 4 आ जाएगा, 16 में अगर आप 8 को प्लस करते हो तो 24 आ जाएगा, प्लस का x1 ऐसी है। क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से x1 की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ना। तो इस 4 को मैं इधर ले आई तो मल्टीप्लाई का हो गया, तो यहाँ पर आ गया 24 प्लस का x1। अब इस x1 को इधर लेके आ गई तो ये माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू में 24। अब इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 4 माइनस 1 3x1 हो गया, इज इक्वल्स टू 24। x1 की वैल्यू लो यहाँ से निकल गई, 24 डिवाइडेड बाय 3 कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मेरा अपना x1 निकल के आ गया यहाँ से 8। जैसे ही x1 निकल के आया मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 3। इसको इक्वेशन 3 में पुट कर दो। इक्वेशन 3 है मेरे पास x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 16 अपॉन 2, x2 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 16 अपॉन में 2 है, तो यहाँ से अब मेरा x2 भी निकल जाएगा, तो 8 प्लस 16 अपॉन में 2 है मेरे पास, तो मेरे पास x2 निकल के कितना आ जाएगा, 24 अपॉन में 2, x2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 12 आ गई। चलो x1 x2 निकल गए। सिमिलरली मैं y1 और y2 निकालती हूँ अब यहाँ। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखो कि y2 की वैल्यू जो है इक्वेशन 4 जो है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y2 फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करूँ तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, y1 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन अपने ऊपर से एक बार देख लो आप क्या है, 7 प्लस y2 अपॉन में 2 है, 7 प्लस y2 अपॉन में 2। नाउ y2 की वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पर अपनी इक्वेशन 4 से लिखी, तो इक्वेशन 4 है मेरे पास ये रही, y1 माइनस 2 अपॉन 2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी। ये नीचे वाला डिनोमिनेटर का 2 ऐसी है, फिर दोबारा मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम किए, तो 14 प्लस y1 माइनस 2 अपॉन में 2 आ गया, और नीचे वाला 2 ऊपर आके रेसिप्रोकल हो गया, ये वाला 2। ठीक है, नाउ y1 इज इक्वल्स टू में 12 बचा यहाँ, 12 प्लस y1 और नीचे 4 आ गया, 4 को दूसरी साइड पे ले गई, तो 4y1 इज इक्वल्स टू में 12 प्लस y1 आ गया, y1 को इसी साइड पे ले आई तो माइनस का 1y1 हो गया, तो 3y1 इज इक्वल्स टू में 12 हो गया, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और इसको मैंने क्या किया, पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 4 में, पुट इन इक्वेशन 4। क्लियर। तो वहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी, तो इक्वेशन 4 मेरे पास क्या है, अभी हमने ये लिखी थी, यही है ना, y1 माइनस 2 अपॉन 2, तो y2 इज इक्वल्स टू y1 माइनस 2 अपॉन 2 आ गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो इसका मतलब y1 कितना आ जाएगा, 2 अपॉन 2 कट करोगे तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सॉरी y2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सारी वैल्यूज निकल गई। नाउ p के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास x1 y1, और q के कोऑर्डिनेट्स थे आपके पास x2 y2, यही आपको फाइंड करने थे। देखो यहाँ पर आपने फाइंड कर लिए हैं, y1 y2 की वैल्यू तो यहीं से लिख दो, 1 है, दिख ही रही है। ठीक है, बाकी y1 की वैल्यू 4 है, अभी आपने निकाली है, ये रही।
x1 x2 देख लो, ऊपर आपने निकाला है अभी, x2 12 है, x1 8 है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पर पी और क्यू जो दो पॉइंट्स थे ए बी को 3 पार्ट्स में बांट रहे थे, उसके कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल के whose center is the origin 0 0, what is the radius of the circle k। आपसे कह रहे हैं 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, आपको ये शो करना है कि ये सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स, और जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 0, साथ के साथ सर्कल की रेडियस भी बतानी है। तो एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें पूछ ली हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, पहली बात ना, मैंने एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, तो ये वो ओरिजिन था, 0 0 जो थे सेंटर था। अब कह रहा था ए बी सी इस पे लाई करता है, तो मान लो ए कहीं यहाँ लाई करता है, बी कहीं यहाँ लाई कर रहा है, सी कहीं यहाँ लाई कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा, मैं क्या करती हूँ, इनका डिस्टेंस निकाल लेती हूँ सेंटर से, ए का, बी का और सी का। अगर तीनों का डिस्टेंस सेम है तो फिर ये इसी पे ही लाई करते होंगे, क्योंकि ये तीनों अगर आप देखो तो ये सर्कल की रेडियस है, ओ ए ओ बी ओ सी रेडियस है ना, पर ये तीनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एक सर्कल की कितनी भी रेडियस बना लो, होती तो वो इक्वल इन लेंथ है ना। तो हम पहले इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं ओरिजिन से। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट था। तो चलो सबसे पहले ओ ए का निकालते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे 1 और माइनस का 8 दे रखा है, जो बी है उसके कोऑर्डिनेट मेरे को -4 और 7 दे रखा है, और जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझको -7 और -4 दे रखे हैं। ओ ए निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट ऐसी है, तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा -8 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, तो आपका आंसर आ गया √65। अब बाकी दो भी √65 ही आने चाहिए। ठीक है, अब अगर हम ओ बी की बात करें, तो सिमिलरली मैंने अपना डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हर केस में ओरिजिन से ही देखना है 0 0 से, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इनको x2 y2 ले रही हूँ हर केस में, और 0 0 को x1 y1 ले रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 7 7 जा 49। तो ओ बी कितना आ गया यहाँ पर, √65 ही आ रहा है। नाउ अब हम ओ सी के डिस्टेंस की बात करते हैं। अगेन x2 माइनस x1 करने वाले हैं, तो -7 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -0 का होल स्क्वायर। आप इन्हें आगे पीछे भी लिख सकते हो, ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, क्योंकि उन पे स्क्वायर लग रहा है। आप 0 पहले लिखो, 7 बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो -7 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 49, यहाँ हो गया 4 4 जा 16। सेम देखा जाए तो ये भी मेरा √65 ही आ रहा है। तो ओ ए ओ बी ओ सी तीनों मेरे पास √65 आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में, सिंस all 3 points are at the same distance from the center, तो they lie on the circle। तो फिर ये सर्कल पे लाई करते हैं। साथ साथ आपको रेडियस बतानी थी, तो देखो रेडियस यही तो है, ओ ए ओ बी ओ सी, तो फिर रेडियस भी आपकी निकल गई यहाँ पर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आ गई आपके पास, जो कि आपके पास ओ ए ओ बी और ओ सी ही थी, तो वो आ गई आपके पास √65। क्लियर? अभी इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेकेंड वाले में। आप कह रहे हैं गिवन द पॉइंट डी एंड ई, चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल।
अब आपको 2 पॉइंट्स और दे दिए डी और ई। अब आपको ये बताना है कि जो डी और ई पॉइंट्स हैं वो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, या सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो हम इनका भी डिस्टेंस निकाल के देख लेते हैं ओरिजिन से कि कितना आ रहा है। अगर √65 ही आएगा तो फिर ये भी सर्कल पे ही लाई करेंगे, ठीक है, और कम और ज़्यादा आएगा तो भी हम देख पाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इनका डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले मैं ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ लिख लेती हूँ। तो जो डी पॉइंट्स हैं उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मुझे -5 और 6, ठीक है, और जो ई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 0 और 9। नाउ ओ डी निकाला मैंने डिस्टेंस, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो -5 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस का 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 61 आ गया, √61। अगर आप ध्यान से देखो √61 जो है इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हो और √65 की निकालते हो तो √65 ही बड़ा होगा। √65 आपकी रेडियस थी ना, तो ये उससे छोटा है, तो इसका मतलब डी जो है वो सर्कल के अंदर कहीं लाई कर रहे हैं। तो डी लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सिमिलरली अब हम ई निकालते हैं, ई का डिस्टेंस ओरिजिन से। तो 0 और 9 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही करोगे। तो 0 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है आपके पास 81। तो ये पूरा पूरा 9 आ रहा है, या फिर आप √81 ले लो। तो वो जो है √81 अगर आप लेते हो तो वो बड़ा है √65 से। तो इसका मतलब जो ई पॉइंट है वो सर्कल के कहीं बाहर लाई कर रहा है क्योंकि वो उससे बड़ा है। तो ई लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्लियर हो गया। तो आपने देखा एक ही फॉर्मूले की हेल्प से, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ही आपने दोनों पार्ट कर लिए। सिर्फ आपको ये देखना था कि जो ये ओरिजिन है ई ओ है, इससे ये पॉइंट्स कैसे हैं, कितनी कितनी दूरी पे हैं। इक्वल दूरी पे हैं तो सेंटर पे सर्कल पे लाई करेंगे, उससे कम में है तो अंदर, और उससे ज़्यादा है तो बाहर लाई करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये था आपके पास पूरा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब अगर हम अपना क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC आर द पॉइंट्स DE and F। एक ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, DEF, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे रखे हैं, मिड पॉइंट वाले के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC, मतलब जो ट्राइंगल के मेन वर्टिसेस हैं उसके कोऑर्डिनेट आपको नहीं दे रखे, वो आपको निकालना है। जैसे कि अगर हम यहाँ फिगर से समझे इसको एक बारी, आंसर नंबर 13 है ये हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल को बना लें, तो मैंने ट्राइंगल बना लिया अपना ABC। मुझे इसके वर्टिसेस तो फाइंड करने हैं, बट इसके मुझे मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। वो क्या दे रखे हैं, DE और F, ठीक है। तो हम B यहाँ लिख लेते हैं और C यहाँ लिख लेते हैं, A B और C। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो D, यहाँ आ गया E, यहाँ आ गया F। ये मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। AB का D हो गया, ठीक है, BC का E, और AC का क्या हो गया, F हो गया। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो D कोऑर्डिनेट मेरे को 5 और 1 गिवन है, E कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे को 6 और 5 गिवन है, और F कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे को क्या गिवन है, यहाँ पर 0 और 3 गिवन है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 5 1 6 5 0 और 3, DE और F, ठीक है। नाउ मुझे ABC के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर खुद से फाइंड करने हैं। तो अब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको x1 y1 लेट किया, इसको मैंने x2 y2 लेट किया है, और इसको मैंने x3 y3 लेट किया है, ठीक है। और यहाँ लिख दिया लेट A इज इक्वल्स टू x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं मैंने x2 y2, और C के कोऑर्डिनेट्स लिए हैं मैंने x3 y3। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं यहाँ पर इजीली लगा सकती हूँ। D जो है वो मिड पॉइंट है AB का,
तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगी तो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 आपको मिलेगा। सिमिलरली y के लिए 1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x1 प्लस x2 की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 10। इस 2 को मैं इधर ले गई, मल्टीप्लाई का हो गया, इसको इक्वेशन 1 बना लिया। ऐसे यहाँ से मेरे पास y1 प्लस y2 की वैल्यू आ गई, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। ठीक है। नाउ ई की बात करें, ई जो है वो क्या है, आपके पास मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। तो इस केस में क्या होगा, आपके पास 6 इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x3 अपॉन में 2 होगा। ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 12 इज इक्वल्स टू में x2 प्लस x3 आ गया। क्लियर, ये इक्वेशन 3 हो गई। सिमिलरली y के लिए 5 इज इक्वल्स टू में y2 प्लस y3 होगा अपॉन में 2। तो 10 इज इक्वल्स टू में y2 प्लस y3 आ गया, ये इक्वेशन 4 हो गई। के बाद f की बात करूं तो f इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी। तो इस केस में 0 इज इक्वल्स टू में x1 प्लस x3 होगा अपॉन में 2। तो x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, इक्वेशन 5 हो गई। नाउ दूसरा y कोऑर्डिनेट के लिए देखें तो 3 इज इक्वल्स टू में y1 प्लस y3 अपॉन में 2। तो y1 प्लस y3 की वैल्यू निकल गई यहाँ से 6, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, इक्वेशन 6 आ गई। टोटल मिला के मेरे पास 6 इक्वेशंस हो गई हैं। अब इनमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे वो यहाँ पर देखो। देखो फर्स्ट वाले में अगर आप देखो तो x1 और x2 है ना। तो आप यहाँ से अगर आप किसी भी एक की वैल्यू रख दो, मान लो अगर मैं यहाँ x2 की वैल्यू रखती हूँ तो वो x3 की फॉर्म में आएगी और x3 की यहाँ से निकाल लेती हूँ। ठीक है। तो अब हम इन इक्वेशंस को यूज़ करें, पहले मैं ये सारी इक्वेशंस यहाँ एक बार लिख देती हूँ। तो x1 प्लस x2 जो है वो 10 है। तो इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मेरी इक्वेशन 1 है। और मैंने इसमें x2 की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से इक्वेशन 3 से। 12 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो यहाँ से मेरे पास x2 की वैल्यू आ गई 12 माइनस का x3। ठीक है। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में मैंने यहाँ x2 की वैल्यू रख दी 12 माइनस का x3। नाउ x1 माइनस x3 इज इक्वल्स टू में ये 12 उधर चला गया। तो x1 माइनस x3 मेरे पास कितना आ गया, यहाँ माइनस का 2 आ गया। क्लियर। अब एक और इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू में 0 है। तो यहाँ से x1 इज इक्वल्स टू माइनस x3 हो गया। ठीक है। इसको भी मैंने क्या किया, पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में ही। तो x1 ऐसी है और x, या फिर आप ऐसा करो x1 की जगह माइनस का x3 रख सकते हो। तो ये हो गया माइनस का 2x3, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। तो x3 की वैल्यू निकल गई, चलो 1 आ गई यहाँ से x3 की वैल्यू। अब आप यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैंने क्या किया, यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल ली, वो थी माइनस x3। तो इसका मतलब -1 आ गई। x1 भी आ गया, x3 भी आ गया। अब आप x2 इजीली निकाल सकते हो, अपनी इक्वेशन कोई सी भी ले लो। x1 प्लस x2 इजिकल टू 10 था।
तो अगेन मैंने अपनी इक्वेशन 1 ली, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 10 था, तो ये -1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 हो गया, तो यहाँ से x2 निकल के आ गया 11, तो x1 x2 x3 तीनों निकल गए। अब y की बात करते हैं। तो y के केस में फिर दोबारा मुझे यहाँ पर इक्वेशन 1 ली, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2 है। नाउ इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पर ली, y1 प्लस y2 इज इक्वल्स टू में मेरे पास कितना दे रखा है, 2 है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगी, y2 की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो y2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ इक्वेशन 4 से। 10 इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ यूज़ किया, यहाँ लिख दिया, इक्वेशन 4 था 10 इज इक्वल्स टू y2 प्लस का y3, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 माइनस का y3, तो मैंने यहाँ y1 प्लस इसकी जगह लिख दिया 10 माइनस का y3। ठीक है, अब y1 माइनस का y3 कितना हो गया, ये 10 उधर चला गया, माइनस का हो गया -8। अब y3 की वैल्यू किससे निकालूंगी मैं, तो y3 यहाँ पर है, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6 है, इक्वेशन 6 में y1 प्लस y3 इज इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई 6 माइनस का y1, तो अब वही चीज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दी, 6 माइनस का y1। ठीक है, ये -8 ऐसी है, तो y1 -6 प्लस y1 हो गया, बाहर माइनस था, साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 2y1, और ये 6 इधर जाके प्लस का हो गया, तो 2y1 इज इक्वल्स टू में माइनस का 2 आ गया। क्लियर, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का 1 आ गई। y1 निकल गई, तो अब आप y3 भी निकाल सकते हो, वो थी 6 माइनस का y1, तो 6 माइनस y1 की जगह -1 रख दिया, तो 7 आ गई y3 की वैल्यू। ठीक है, y2 भी निकाल सकते हो, y2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस y3 था, तो 10 माइनस 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। सारी वैल्यूज आ गई, बस कोऑर्डिनेट्स निकल गए, तो ए बी और सी, ए था x1 y1, बी था x2 y2, और सी था x3 y3। तो चलो अब वैल्यूज को पुट कर दो, x1 x2 x3 आपने ऊपर निकाले, x1 है -1, देन 11 है, x2 x3 है 1, x3 है 1, x1 है -1, ये है 11। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यूज देखो, y1 y2 तो 3 है, y3 7 है। ठीक है, और y1 है -1। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कोऑर्डिनेट्स बताओ, बस यहाँ लिख दिए हमने, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर। कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप सब्सिट्यूट कर रहे हो। पहले आपने सारी इक्वेशंस बना ली, ये टोटल आपकी 5-6 इक्वेशंस बनी मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके। देन इन इक्वेशन से आपने एक की वैल्यू निकाली, दूसरे में पुट कर दी, दूसरे की निकाली, तीसरे में। ठीक है, यहाँ पर याद से अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला एक बार ज़रूर लिख देना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा है। हर क्वेश्चन में लिख के आइएगा, ताकि कोई भी मार्क्स आपके कट ना कर सके। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए, तो आज हमने शायद 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए इस एक्सरसाइज के, 11, 12 एंड 13। 3 ही क्वेश्चंस रह गए हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी। थैंक यू।